नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सामान्य हिंदी व्याकरण का जो ये कोर्स हमारा चल रहा है उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए, तो लेक्चर नंबर 5 है और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। प्रत्यय में हम जानेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है और किस प्रकार आपको उनकी पहचान करनी है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों होने वाला है। और जो आपके सिलेबस में उपसर्ग प्रत्यय दिया गया है, उपसर्ग प्रत्यय और संधि से आपके टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसके नोट्स और एमसीक्यू दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको एक बार नोट्स से एक बार पीडीएफ रीड करनी है, वीडियो देखने के बाद उसको समझने का प्रयास करना है और उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन समीप आना भी दो प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कार है, ठीक है। अब समीप इधर से भी आ सकते हैं कोई शब्द और इधर से भी आ सकता है। लेकिन उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी प्रारंभ से समीप आते हैं इधर से। तो उदाहरण देखो, या आप परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे उपकार है ना, उपकार एक शब्द है। उपकार किस प्रकार से बना है? तो दो शब्द थे, एक कार और एक था उप। तो जो उप शब्द है ये कार शब्द के प्रारंभ में जुड़ गया। अब जब ये प्रारंभ में जुड़ गया है तो एक नए शब्द का यहाँ पे निर्माण हो चुका है, उपकार। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कार के प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा? उप शब्द जुड़ा। यानी जो शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। तो प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द होते हैं उपसर्ग। और यहाँ पे प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा है? तो वो जुड़ा है उपकार, ठीक है, उप। तो ये देखो उप यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैं ला रखा हूं आपके सामने, आधनहार। तो जो आ यहाँ पे क्या है, वो क्या कर रहा है? वो हार शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहा है और एक नए शब्द यानी आहार का निर्माण कर रहा है। तो जो शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग आप समझ गए होंगे। उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब उस उपसर्ग के भेद जान लेते हैं। तो उपसर्ग को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है वैसे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग में आपके उर्दू के उपसर्ग भी आ गए और अंग्रेजी के उपसर्ग भी आ गए। यानी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके जितने भी उपसर्ग होते हैं उनका अध्ययन हम विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे इन तीनों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि तीनों के यहाँ पे बहुत सारे उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग तो लगभग आपके संस्कृत के ही मूल उपसर्ग हैं, 22। अब बात ये बनती है कि इन उपसर्गों को किस प्रकार से याद करना है और किस प्रकार से इनको क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। तो देखो समझाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, अगर आप वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के मूल उपसर्गों की। तो संस्कृत के होते हैं 22 मूल उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा आपको ध्यान रखना है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। कौन कौन सा ये 22 उपसर्ग? तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे उपसर्ग हैं संस्कृत के। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर और निस, प्र, प्रा, परि, प्रति, वि, सु, सम और अन। तो ये 22 उपसर्ग किसके हैं? ये हैं आपके संस्कृत के। अब यहाँ पे इनका अर्थ भी मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, तो इनका अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? उपसर्गों में से, उपसर्ग और प्रत्यय में से। तो अधिकांशतः क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत कम बनते हैं कि निम्न में से संस्कृत के उपसर्ग कौन है, या उर्दू के, या आपके अंग्रेजी के, हिंदी के। ये बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो कभी कभार बन जाते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। अधिकांशतः प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे यहां से कोई भी ऑप्शन उठा दिया, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है या उत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग है।
तो इस प्रकार के सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपने ये उपसर्ग आपको ध्यान होंगे कि इस प्रकार का कोई उपसर्ग हो सकता है। खैर इनके बारे में अभी हम जानेंगे आगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से और आप कंफ्यूज किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, अत्यंत। अत्यंत, ठीक है। अब यदि आपने ये उपसर्ग नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता है कि अति नाम का भी कोई उपसर्ग होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या आएगा, जैसे आगे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको उपसर्ग इसमें बताना है। ऑप्शन आएगा अति, दूसरा ऑप्शन आएगा अत, तीसरा आएगा आपका अत्या, और चौथा आ जाएगा अति। अब देखो हो गया ना बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल। तो अगर आपको पता नहीं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें अत्य उपसर्ग हो सकता है या इसमें अत हो सकता है या अति हो सकता है या अति हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये भी उपसर्ग नहीं है, ये भी उपसर्ग नहीं है और ये भी उपसर्ग नहीं है, अति एक उपसर्ग है संस्कृत का, ये देखो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सही अति सही कर दोगे अगर आप उपसर्ग आपने पढ़े होंगे और उपसर्गों की अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, ये सारे के सारे शब्द, इसके कोई ऐसे ट्रिक नहीं है कि आपको बता दिए और आपने सारे के सारे शब्द याद कर लिए, सारे के सारे शब्द रख दिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, एमसी को सॉल्व कीजिए। तो अब बात करेंगे एक एक करके इन शब्दों के बारे में, और कुछ कुछ शब्द, क्योंकि इतने सारे शब्द हैं सभी हम यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसे ट्रिक तो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूं, मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद आपको अपनी तरफ से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे अति उपसर्ग है, तो यहाँ पे देखो अतिशय, अति का मतलब होता है अधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी देखो क्रमण कर रखा है, जैसे कुछ मतलब कब्जा करना, और अधिक अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो अतिक्रमण हो गया। अतिवृष्टि, तो एक तो गई वृष्टि यानी नॉर्मल सामान्यतः बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, लेकिन अगर अधिक बरसात हो जाती है, हद से ज्यादा बरसात हो जाती है, तो फिर हम अधिक वृष्टि तो लिखते नहीं है, क्योंकि अधिक कोई भी क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है, हम क्या लिखते हैं, अतिवृष्टि। और हमें पता है कि अति का मतलब ही क्या है, अधिक है, यानी अधिक बरसात। तो यहाँ पे देखो अति जो शब्द है, जो अति शब्द है वो वृष्टि के प्रारंभ में जुड़ गया है। अब वृष्टि का अर्थ तो था यानी बरसात, लेकिन अब अति अगर वृष्टि के प्रारंभ में जुड़ गया है तो इसने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया है, अतिवृष्टि, जिसका अर्थ है अधिक वर्षा। तो इस प्रकार से उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अति शीघ्र, देखो शीघ्र आना, लेकिन अगर किसी को जल्दी से अधिक जल्दी बुलाना होता है, अधिक जल्दी बुलाना होता है तो उसे कहेंगे अति शीघ्र, यानी अधिक शीघ्र आना। अत्यंत, यहाँ पे देखो अतिधन अंत, अत्यंत। अत्याचार, अतिधन आचार, तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने संधि तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है, तो कई बार संधि के माध्यम से भी आप इसमें उपसर्ग पहचान सकते हो, लेकिन सामान्यतः कई बार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहां पे, क्योंकि संधि तो कहीं पे भी बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संधि वाला जो पहला शब्द होता है वो जरूरी नहीं कि वो उपसर्ग हो। तो इसलिए आपको ये सारे के सारे उपसर्ग ध्यान रखने होते हैं। अधि, देखो अधिकमल होता है, जो मुख्य होता है, जो प्रधान होता है, जो श्रेष्ठ होता है। अधिनियम, अधिनायक, नायकों में से जो अधिक श्रेष्ठ नायक है उसे कहा जाएगा अधिनायक। अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष और अध्ययन। तो इनमें देखो सब में कौन सा यहाँ पे क्या हो गया है, कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधि उपसर्ग लगा है, अधि अधि अधि। अब देखो जो इस प्रकार के शब्द है, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, इसमें तो सामान्यतः पता चल जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, लेकिन इस प्रकार के शब्द, तो इस प्रकार के शब्दों के लिए आपको संधि का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और संधि मैंने आपको स्वर संधि से लेकर व्यंजन और विसर्ग संधि तक ये हम आपको पहले ही दोस्तों पढ़ा चुके हैं, तो वो टॉपिक आपका अच्छा कवर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद और अनुभव। तो सब में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है, ये देखो अनु उपसर्ग है। अप का मतलब बुरा, अपयश यानी बुरा यश, अप शब्द यानी बुरे शब्द कहना किसी को, तो अप उपसर्ग हो जाएगा उसमें।
और शब्द के पीछे अप जुड़ जाने पर वो हो जाएगा बुरा शब्द। अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय और अपशकुन। उसी प्रकार से अभि उपसर्ग देखो, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय और अभिभाषण। अव उपसर्ग देखो संस्कृत का, अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा और अवरोहण। उसी प्रकार से आ उपसर्ग देखो, आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन और आजन्म। आजन्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यक्ष कई बार, अध्ययन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार से उत उपसर्ग देखो, उत का मतलब श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कंठा, उत धन कंठा, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत, उत धननत। ये मैंने आपको संधि में पढ़ा रखे हैं। तो उन्नत में आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें उन उपसर्ग हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उन धन नत ये नहीं होता है। इस प्रकार से संधि नहीं जुड़ती है। मैंने संधि में आपको पढ़ा रखा है कि उन्नत में किस प्रकार से संधि होती है। तो इसमें कौन सी यहाँ पे उपसर्ग है, तो वो है उत। और वैसे भी उन दिख रहा है कहीं उपसर्ग इसमें, मतलब संस्कृत का तो कोई भी यहाँ पे उन नामक उपसर्ग नहीं है। अन तो है, उन नहीं है, तो इसलिए आप उन नहीं कर सकते हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है कि आप अगर उसका विच्छेद करोगे तो उसमें आपको लग सकता है कि उसमें उन हो रहा है, लेकिन उन अगर कोई उपसर्ग ही नहीं है तो आप करोगे क्यों भाई। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में, हाँ हिंदी में है उन, ठीक है। अब देखो उप का मतलब होता है सहायक, जैसे उपभोग, उपवन, एक होता है वन, और वन का जो सहायक वन है उपवन। उपमंत्री, मंत्री का सहायक मंत्री उपमंत्री। उपयोग, उपनाम और उपहार। दुर का मतलब होता है कठिन या गलत, दुर्दशा, देखो दुर्धन दशा, दुर्दशा। दुर्धन आग्रह, दुराग्रह में देखो दुर्धन आग्रह, दुराग्रह। तो कई बार आप संधि के प्रयोग से भी उपसर्ग शब्द की पहचान कर सकते हो। दुर्धन गुण, दुर्गुण। दुर्धन आचार, दुराचार। दुर्वस्था, दुरुपयोग। अब देखो दुष्, देखो यहाँ पे दुष् का मतलब बुरा है, कठिन। दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म यानी बुरा कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। दुस्साहस, बुरा साहस करना, कठिन साहस करना, दुस्साहस, दुस्साध्य। नीव यहाँ पे एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना, तो निडर यानी बिना डर का, तो नी यहाँ पे उपसर्ग है। निगम, निवास यानी बिना निवास का, तो नी यहाँ पे उपसर्ग है। निषेध, निबंध और निषिद्ध। निर का अर्थ है बिना, निर का अर्थ भी बिना होता है, तो निराकार, निर्धन आकार, निराकार यानी जिसका कोई भी आकार नहीं है, बिना आकार का है जो, उसे कहेंगे निराकार। निरादर, बिना आदर के है जो, निरादर। निरोग, नीरस, निरीह और निरक्षर। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है, वो है निर। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों निस उपसर्ग हो गया, प्र, परा, परि, प्रति। प्रति में देख लो प्रतिदिन। अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, संपूर्ण इसके नोट्स। तो वहां से भी आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रकार के मतलब इन शब्दों के लगभग एमसीक्यू बहुत सारे दिए गए हैं इस पीडीएफ में, डिटेल्स वाली पीडीएफ में। तो एमसीक्यू भी आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। वैसे इसके एमसीक्यू आपसे जरूर कराए जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के एमसीक्यू आपको साथ साथ में कराए जाएंगे। लेकिन इसके एमसीक्यू अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसका डिटेल्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले वहां से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बुक्स होंगी आपके पास। उसके बाद देखो दोस्तों, हाँ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, हम प्रति की बात कर रहे थे। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रतिदिन यानी प्रति एक दिन, प्रतिदिन हो गया। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप और प्रतिध्वनि। वी का देखो, वी का विशेष होता है विजय, विशेष जया यानी विजय। विहार, विशेषार्थ विहार। विख्यात, विशेष ख्याति, तो वी इसमें क्या है, उपसर्ग है। व्यधि, व्यसन और व्यवहार। सु का मतलब होता है अच्छा, सुगंध, सुयस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह, और अन यानी नहीं या बुरा। तो ये आपके क्या है, संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्गों की ओर। हिंदी के उपसर्ग यहाँ पे जैसे अन हो गया, अध, उन, औ, कु, ये सारे के सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है उसी प्रकार से। अब देखो अन का अर्थ होता है निषेध, निषेध यानी नहीं। निषेध का मतलब वही तो होता है नहीं।
तो देखो अनबन यानी जहां पे जिससे बात नहीं बनती है, तो उससे बात अगर नहीं बनती है तो हम देखो, एक होती है बात बननी, लेकिन अगर बात नहीं बनती यानी निषेध वहां पे हो रहा है, तो वहां पे हो जाएगा अन उपसर्ग जुड़ जाएगा, अनबन। अनपढ़ यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है, एक है पढ़ा हुआ, ठीक है, या पढ़ा लिखा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है यानी निषेध वहां पे हो रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो अन जुड़ जाएगा। अन का मतलब ही निषेध होता है यानी नहीं। अनपढ़, अनजान यानी जो जानता नहीं है, जिसे हम जानते नहीं है, अनजान, अन उपसर्ग जुड़ गया। अनहोनी, अनमोल और अनचाहा। उसी तरह अध यानी आधा, अध पका, अध मरा, आधा जो मरा हुआ है। अध जला यानी जो आधा जला हुआ है, अध उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अध खिला यानी आधा खिला हुआ, आधा अध उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अध नंगा और अध गला। उन देखो, उनका मतलब होता है एक कम। अब देखो उन का मतलब यहाँ पे एक कम है, तो 39 यानी 40 में से एक कम 39। देखो 40 होता है, 40 से पहले 39 होता है, तो 40 माइनस 1, 40 में से एक कम अगर आप करोगे तो 39 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उन उपसर्ग लगा हुआ है। 19, 20 में से एक कम। 29, 30 में से एक कम। 60 में से एक कम। और 79। ओ का मतलब होता है अब, अवगुण, ओगढ़, औसर। उसके बाद देखो कु का मतलब होता है बुरा। कु जो उपसर्ग है हिंदी का, ये हिंदी का उपसर्ग है और इसका मतलब है बुरा। जैसे कुपुत्र, देखो पुत्र है, लेकिन जो बुरा पुत्र होता है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, कु लगा देते हैं, यानी कुपुत्र। तो कु का मतलब बुरा है, तो यहाँ पे पुत्र के पीछे कु लगा हुआ है। कु एक उपसर्ग है जो कि इस पुत्र के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, कुपुत्र। कुरूप जिसका रूप बुरा है, कुरूप। कुख्यात, कुचक्र और कुरीति, जो बुरी रीति है उसे कहेंगे कुरीति। चौ देखो यहाँ पे चौ का मतलब चार होता है, चौराहा यानी चार राहों वाला चौराहा। चौमासा, चार पायों वाला चौपाया। चौरंग, चौकन्ना और चौमुख यानी चार मुखों वाला। पच का देखो पचरंगा, पचमेल, पचकूटा। उसी प्रकार से पर का मतलब दूसरा होता है, परहित यानी दूसरे का हित करना। परदेसी, दूसरे देश का। परजीवी, परकोटा, परलोक यानी दूसरे लोक और परोपकार। परधन, उपकार, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर धन उपकार, इसलिए आपको संधि का नॉलेज होना ही चाहिए, तो परोपकार हो जाएगा। तो इसमें पर क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है। बिन देखो यहाँ पे बिना यानी बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया। तो ये यहाँ पे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है दोस्तों, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। बहु का देखो, बहु का मतलब होता है ज्यादा, तो बहुमूल्य यानी अधिक मूल्य, ज्यादा मूल्य वाला। बहुवचन, बहुमत यानी ज्यादा मतों वाला। बहुभुज, ज्यादा भुजाओं वाला। बहुविवाह जिसके बहुत या ज्यादा विवाह है। आपका देखो, आपका मतलब होता है स्वयं से। आपका आज आप बीती, आपने सुना होगा ना कि वो आपने, वो क्या सुना रहा है, अपनी आप बीती सुना रहा है, यानी आप यानी स्वयं पे जो बीती हुई बातें हैं वो उनको सुना रहा है। आप का अर्थ यहाँ पे स्वयं होता है, स्वयं पे जो बीती यानी आप बीती। आप बीती में कौन सा उपसर्ग है, आप। अब यहाँ पे कई अभ्यर्थी आ भी तो सोच सकते हैं कि इसमें आ उपसर्ग हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि आ का अर्थ भी तो मतलब एक अर्थ स्पष्ट भी तो होना चाहिए। आप कही यानी स्वयं की जो कही हुई है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि आ धन पबीती करते हैं, तो भाई पबीती है क्या, पबीती कोई शब्द है क्या, नहीं है। तो आपने ये भी देखना है कि जो अंतिम शब्द है वो सार्थक उसका अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी में भी आप उठा के देख लो, यहाँ पे देखो पर धन हित, हित का एक अपना संपूर्ण अर्थ है। देशी का अपना एक संपूर्ण अर्थ है। जीवी का अपना एक संपूर्ण अर्थ है, जीव का। बोया का, उसके बाद किसी का भी आप देख लो, गुण का है, अधिकांश है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी बातें। सम का मतलब होता है समान, समकोण यानी समान कोण वाला, समकक्ष, समतल। और दूसरे हो गया बुरायाहीन, दुत्कार, दुर्बला, दुर्जन। तो ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग थे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं जो विदेशी उपसर्ग हैं। विदेशी में आपके उर्दू के उपसर्ग आ जाएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाएंगे। तो उर्दू के जैसे ला हो गया, बद, बे, कम, गैर, ना, खुश, हम, एन, सर, बेस, बा और अल, ये उपसर्ग हैं उर्दू के। और ला का अर्थ होता है बिना, जैसे लावारिस यानी बिना वारिस का, लावारिस, ला उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। लाचार, लाजवाब,
जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब, लापरवाह है, जो बिल्कुल मतलब परवाह ही नहीं करता, बिना परवाह वाला, तो वो लापरवाह व्यक्ति है। लापता, तो इनमें इन सभी शब्दों में ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बद का देखो, बद का अर्थ होता है बुरा, बद सूरत यानी बुरा सूरत वाला। तो बद एक क्या है, उर्दू का एक उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में इसका कुछ अलग अर्थ है। जैसे यहाँ पे बुरा क्या था, यहाँ पे देखो हिंदी में बुरा के लिए कु का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बुरा के लिए बद का प्रयोग किया जा रहा है। बद एक उर्दू का उपसर्ग है। बदनाम, जिसका नाम क्या है, बुरा नाम है, तो बदनाम हो गया। बद दिमाग, जिसका दिमाग बुरा है। बदबू, बुरी बदबू, बुरी बू आ रही है, बुरी बू तो बदबू, बद लग गया ना पीछे। बद किस्मत, बुरी किस्मत वाला। बे का अर्थ देखो, बे का होता है बिना, बे का यानी बिना काम वाला, बे उपसर्ग लगा हुआ है। बेअसर, बिना असर वाला, बे उपसर्ग लगा है। बेरहम, बेईमान और बेरहम। उससे है कम, कम का अर्थ थोड़ा होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। कम वक्त, कमजोर। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप अन्य उपसर्गों को भी देख सकते हैं। गैर का मतलब होता है के बिना, वो गैर हो गया, यानी वो किसी के बिना हो गया, उसका कोई नहीं है तो वो गैर हो गया। गैर कानूनी, तो कानूनी के बिना, कानून के बिना गैर कानूनी। गैर जरूरी, गैर हाजिर और गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी। ना का अर्थ होता है अभाव। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखो, स्वयं आप इसको देखिए, क्योंकि इतने सारे शब्द यहाँ पे, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिक तो है नहीं कि मैं ट्रिक आपको बताऊं और आपको सारे के सारे याद जाए। प्रैक्टिस आपको खुद करनी ही करनी होगी। अंग्रेजी के देखते हैं कुछ, तो अंग्रेजी के देखो यहाँ पे। सब, सब का अर्थ होता है अधीन। हाफ, आधा होता है, ये सभी जानते हैं। को का मतलब होता है सहित। हेड, और हेड का अर्थ होता है मुखिया, और वाइस यानी सहायक। तो देखो यहाँ पे देखो, सब का मतलब अधीन ना, तो एक होता है रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के अधीन जो अन्य रजिस्ट्रार होता है उसे कहेंगे सब रजिस्ट्रार। तो सब का अर्थ यानी देखो अधीन हो गया ना सब का अर्थ। तो यहाँ पे अधीन रजिस्ट्रार तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सब रजिस्ट्रार। और सब किसका उपसर्ग हो जाएगा, अंग्रेजी का। सब जज यानी जज के अधीन जो जज आता है, सब जज। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अधीन जो आता है उसे कहेंगे सब इंस्पेक्टर। हाफ देखो यहाँ पे, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हम सीधे कई बार प्रयोग करते हैं ना, हाफ टिकट, हाफ कमीज। हाफ पैंट यानी आधी पैंट, आधा टिकट। हाफ शर्ट। को का मतलब सहित, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन और को एजुकेशन, उस एजुकेशन के सहित, उस ऑपरेटिव के सहित। हेड का मतलब होता है मुखिया, हेड मास्टर यानी मास्टरों का जो मुख्य मास्टर होता है, हेड मास्टर। हेड ऑफिस, हेड क्लर्क और हेड बॉय। वाइस देखो यहाँ पे, वाइस राय, वाइस चांसलर, जो सहायक चांसलर है उसे कहेंगे वाइस चांसलर। वाइस प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष। तो जो सहायक अध्यक्ष है उसे कहेंगे उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों तो आज हमने यहाँ पे उपसर्गों के बारे में अध्ययन किया दोस्तों, और जितने भी उपसर्ग होते हैं अधिक से अधिक मैंने कोशिश की कि अधिक से अधिक आपको यहाँ पे उपसर्ग बताए जाएं और उनके एग्जाम्पल आपको बताए जाएं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, और आपके उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये सारे आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा की। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है आगामी एग्जाम के लिए। अब देखो प्रत्यय होता क्या है, इसको समझे पहले। प्रत्यय मैंने आपको कह दिया है शब्दांश, यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले, और ये शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूं, लड़ाई है जैसे, ठीक है, यहीं पे इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। तो लड़ शब्द के बाद ये आई शब्द जुड़ गया, तो अब इसमें प्रत्यय कौन हुआ, प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं या अंत से शब्द के सामने आकर उसे परिवर्तित कर देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन शब्दों को कहते हैं प्रत्यय। तो अंत में कौन शब्द जुड़ा, लड़ के अंत में जुड़ा आई, और ये बन गया लड़ाई, एक नए शब्द का निर्माण। तो यहां पे प्रत्यय कौन हुआ, तो आई प्रत्यय लगा हुआ है लड़ाई शब्द में। तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को कहते हैं प्रत्यय, जो शब्द के अंत में आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है
कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो दोनों को अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि प्रत्यय से अधिकांश क्वेश्चन अब इस प्रकार से पूछे जाने लग गए हैं कि निम्न में से बताइए, निम्न शब्द में कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज के बाद आप इस प्रकार के सभी सवालों को, सभी प्रश्नों को आसानी से बिल्कुल सही कर दोगे। तो शुरुआत सबसे पहले एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय क्या होता है, देखो परिभाषा यहाँ पे, वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो कृ से आपको ध्यान देना है, क्रिया, कृ से, ये कृ आपको ध्यान देना है, कृ से क्रिया। तो जो क्रिया और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। तो धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द या धातु या क्रिया के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं, अब उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कृदंत। यानी जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है उन शब्दों को कहा जाता है कृदंत। तो कृदंत कौन होता है, जैसे धातु या क्रिया के बाद जब कृत प्रत्यय जुड़ता है और जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है कृदंत शब्द। यानी उससे कोई भी अगर कृदंत शब्द आपका एग्जाम्पल दे रखा है, यानी उसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, लेख। अब देखो इससे पहले मैं आपको क्रिया के बारे में पढ़ा चुका हूं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। जैसे यहाँ पे लेख है ना, ये धातु है, ये है क्रिया का मूल रूप। धातु से ही क्रिया बनती है। अब देखो ये धातु है, इससे क्रिया कौन सी बनेगी, इससे बनेगी लिखना। लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्रिया है। लेकिन लिखना का जो मूल रूप है वो है लेख। लेख से बना है लिखना, तो लेख क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो धातु या क्रिया में जोड़े जाने वाले जो अंत में जुड़ते हैं शब्द, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। तो लेख यहाँ पे क्या है, धातु, और धातु के अंत में जुड़ गया अक, और इसने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया है लेखक। तो अक किसके बाद जुड़ा है, धातु के बाद। धातु या क्रिया, तो ये धातु है, इसकी क्रिया क्या है, लिखना। तो धातु के बाद जब शब्द जुड़ता है तो उस शब्द को कहते हैं कृत प्रत्यय। तो अक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। और क्रिया या धातु के बाद अगर कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और जिस नए शब्द का निर्माण होता है उन शब्दों को कहते हैं कृदंत शब्द। तो यहाँ पे कृत हो जाएगा, कृत प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अक हो जाएगा। जबकि कृदंत शब्द कौन सा हो जाएगा, लेखक, क्योंकि लेखक शब्द का ही तो निर्माण हुआ है कृत प्रत्यय जुड़ने पर। तो लेखक जिस शब्द का निर्माण हुआ है कृत प्रत्यय अंत में लगने पर, तो उसे कहते हैं कृदंत, यानी जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है। तो समझ गए आप कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। अभी इसके आगे हम बहुत सारे उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण देखो, लड़ाई। तो लड़ एक धातु शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, क्रिया, इसका हो जाएगा क्रिया लड़ना। तो लड़ना का धातु या मूल रूप कौन है, वो है लड़, और लड़ के बाद जुड़ गया आई। तो देखो लड़ एक धातु है, धातु है ये, और धातु के बाद जुड़ गया है ये प्रत्यय। तो इस आई प्रत्यय को क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे, जो धातु या क्रिया के बाद जुड़ते हैं। और नया शब्द क्या बन गया, लड़ाई। तो लड़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द हो जाएगा, आई हो जाएगा कृत प्रत्यय, और यहाँ पे जो लड़ाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कृदंत शब्द, जो कृत प्रत्यय जुड़ने के पश्चात बनता है। उसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे उड़ में देखो, ठीक है, उड़ क्या है, यहाँ पे ये धातु रूप है और इसका क्रिया रूप क्या हो जाएगा, उड़ना। तो उड़ यहाँ पे धातु है और इस धातु के बाद आन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, उड़ान बन जाएगा। तो इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें कृत्य प्रत्यय क्या है, तो वो है आन, और इसमें जो कृदंत शब्द है वो हो जाएगा उड़ान, जिसका निर्माण कृत्य प्रत्यय जुड़ने के पश्चात हुआ है। जब कृत्य प्रत्यय धातु के साथ जुड़ा है तो उड़ान शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि एक कृदंत शब्द है। तो कृत्य प्रत्यय दोस्तों आपको समझ में आ गया। अभी आगे हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। दूसरा जो प्रत्यय है, दूसरा प्रकार, वो है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं अंत में, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय तो हमेशा अंत में ही जुड़ेगा, तो उन शब्दों को कहते हैं
तद्धित प्रत्यय, या उन प्रत्ययों को कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं, जो नए शब्द का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं तद्धितांत। यानी जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है उन्हें कहेंगे तद्धितांत। उदाहरण देखो, पंडित, धन, आयन। देखो पंडित क्या है? पंडित एक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है पंडित, क्योंकि पंडितों के अंतर्गत बहुत सारे पंडित आ जाते हैं। तो पंडित एक संज्ञा है, और परिभाषा में आप देख सकते हैं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं, तो ये संज्ञा है, और संज्ञा के बाद ये शब्द जुड़ गया है आयन। तो संज्ञा के बाद या सर्वनाम या विशेषण के बाद जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो आयन हो जाएगा यहां पे तद्धित प्रत्यय। और इस आयन से क्या हुआ, जब पंडित के बाद आयन जुड़ा तो नया शब्द निर्माण क्या हुआ? पंडितायन। तो तद्धित प्रत्यय जुड़ने के बाद जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे कहा जाता है तद्धितांत। क्योंकि पंडितायन के अंत में आयन लगा हुआ है ना, और आयन क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय जब अंत में लगता है जिस शब्द के, तो उसे कहते हैं तद्धितांत। तो ये हो गया नया शब्द का निर्माण, पंडितायन यहाँ पे हो जाएगा तद्धितांत। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में समझ गए होंगे। अब ये तो सिर्फ आपको समझाना था। अब करते हैं प्रैक्टिस, और कौन कौन से कृत प्रत्यय होते हैं और कौन कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं उनके उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण जान लेते हैं पहले। देखो कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये देखो ये है यहाँ पे कृत प्रत्यय, अक, अन, अना, अनि, आ, आई, आन, ई, इया और इत। ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं इन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय, क्योंकि जो ये प्रत्यय हैं ये आपके क्रिया या धातु के बाद में जुड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लेख, ये सारे क्या है? ये मूल शब्द हैं या धातु या क्रिया हो सकती हैं। तो अधिकांशतः धातु होती है, ठीक है, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो अधिकांशतः जो ये प्रत्यय होते हैं अगर धातु के बाद जुड़ते हैं तो इन्हें कहा जाता है धातु, यानी जिससे क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देखो लेख एक क्या है? धातु है। लिखना, इससे लिखना क्रिया बनती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो जैसे ये उड़ शब्द है, ठीक है, उड़ एक धातु है और उड़ धातु से उड़ना क्रिया बनती है। मिल धातु से मिलना क्रिया बनती है। दौड़ से दौड़ना बनती है। छल से छलना, बढ़ से बढ़ना, पढ़ से पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? इन धातुओं से क्रिया बनती है। तो ये धातु है, मूल शब्द जो है ये धातु है। तो धातु या क्रिया के बाद जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। तो ये सारे कृत प्रत्यय के यहाँ पे क्या है? उदाहरण है। देखो अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं अक। अक एक प्रत्यय है, और अक जब लेख के अंत में जुड़ता है तो क्या बनता है? लेख धन अक, यानी लेखक। तो अक तो यहाँ पे कृत प्रत्यय है क्योंकि ये लेख धातु के बाद जुड़ा है। और जो नया शब्द लेखक बना है वो कृदंत शब्द कहलाएगा, यानी जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा है हुआ है उसे कहेंगे कृदंत शब्द। उसी प्रकार से पाठ के बाद जुड़ गया अक, पाठक। कृ के बाद अक तो कारक, और गय, गय क्या है? धातु है। गय से गाता क्रिया बनती है। तो गय धन अक यानी गायक। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है, और वो अक प्रत्यय कृत प्रत्यय है क्योंकि ये धातु के बाद लगा हुआ है। जो मूल शब्द है वो धातु रूप है। अब यहां से प्रश्न दो प्रकार से बनते हैं। जैसे गायक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। गायक में किस प्रकार का प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है? तो आपको क्या करना है, इसमें जो अक प्रत्यय है वो एक प्रकार का कृत प्रत्यय है क्योंकि वो गय के बाद में लगा है, और गय क्या है? एक धातु रूप है। उसी प्रकार से अन्न देखो, अन्न और ये पाल के बाद जुड़ता है तो पालन। सह के बाद जुड़ता है तो सहन। ने के बाद जुड़ता है तो नयन, और चर के बाद जुड़ता है तो चरण। उसके बाद अना देखो, घट के बाद ये जुड़ता है तो घटना। तुल के बाद जुड़ता है तो तुलना। वंद के बाद वंदना हो जाएगा। विद के बाद हो जाएगा वेदना। मान के साथ जब अन्य जुड़ता है तो माननीय। रम के बाद जुड़ता है तो रमणीय। दर्श के बाद दर्शनीय, और पूज के बाद पूजनीय। अब यहाँ पे देखो मान जो शब्द है, मान से मानना, मानना भी क्या है? क्रिया है। तो ये क्रिया का मूल रूप है। ये सारे के सारे क्या है? क्रिया के मूल रूप है। तो मूल रूप, सॉरी, धातु रूप, ठीक है, धातु रूप हम इनको कहेंगे।
तो धातु रूप के बाद जो शब्द जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन सभी प्रत्ययों को कहा जाता है कृत प्रत्यय। आगे देखो, आ देखो यहाँ पे, ठीक है, आ एक प्रत्यय है, यह सूख के बाद जुड़ा है। सूख मूल धातु है, क्योंकि सूख से सूखना क्रिया बनती है, भूल से भूलना क्रिया बनती है। तो इस धातु के बाद जब आ जुड़ता है तो ये बन जाएगा आपका सूखा, ये है, ठीक है, सूखा। भूल के बाद अगर आ जुड़ गया तो भूला, जा के बाद आ जुड़ गया तो जागा, और पूज के बाद आ जुड़ गया तो पूजा, इसके बाद आ जुड़ गया तो इच्छा। उसके बाद है आई, आई प्रत्यय है, तो लड़ क्या है, देखो लड़ एक धातु है, लड़ से लड़ना क्रिया बनती है। तो लड़ के बाद जब आई जुड़ गया है तो लड़ाई बन गया। सिल के बाद सिलाई, पढ़ के बाद पढ़ाई, चढ़ाई, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं हैं, देखो। और इनमें कौन सा शब्द अंत में जुड़ा हुआ है, आई शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब भी धातु या क्रिया के बाद कोई भी प्रत्यय शब्द जुड़ेगा तो उस प्रत्यय को कहेंगे कृत प्रत्यय। तो आई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। आन देख लो यहाँ पे, उड़ान हो जाएगा, उड़ के बाद अगर आन जुड़ जाएगा तो उड़ान, मिल के बाद आन जुड़ जाएगा तो मिलान, और दौड़ के बाद जुड़ जाएगा तो दौड़ान। तो ये देखो तीनों क्या है, यहाँ पे धातु रूप है, और धातु रूप के बाद आन जुड़ रहा है, तो धातु के बाद अगर आन जुड़ेगा तो आन किस प्रकार का प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे यहाँ पे कृत प्रत्यय के उदाहरण। समझ गए होंगे आपकी किन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के बाद आकर या जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय को कहा जाएगा कृत प्रत्यय, और जो उस प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय से बना नया शब्द होगा उसे कहा जाएगा कृदंत शब्द। तो ये सभी यहाँ पे इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके और अच्छे से इसको, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्रिया का मूल रूप यानी धातु है या क्रिया के बाद वो शब्द जुड़ा है, तो आप समझ जाओगे कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों के बारे में। तद्धित प्रत्यय मैं आपको समझा चुका हूं, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ते हैं। विशेषण के बाद, तो उन शब्दों को कहा जाएगा या उन प्रत्ययों को कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ते हैं, लेकिन अगर वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़े होते हैं तब उन प्रत्ययों को कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। लेकिन अगर वो धातु जो क्रिया का मूल रूप होता है, धातु या क्रिया के बाद जुड़ा होता है, तब उसे कृत प्रत्यय कहा जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं, ये यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है। अब कई बार क्या हो सकता है, देखो अब जरूरी नहीं कि प्रत्यय तो ई का प्रयोग, कई बार अगर ई का, जैसे यहाँ पे ई क्या है, एक तद्धित प्रत्यय है यहाँ पे, लेकिन अगर ई का प्रयोग, ये तद्धित प्रत्यय क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ा हुआ है, और तब जाके जैसे सुंदर के बाद, सुंदर एक क्या है, विशेषण है, सुंदर के बाद ई प्रत्यय जुड़ता है तो सुंदरी बनता है। तो जब ये इसके बाद जुड़ जाता है, अभी ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, अभी सिर्फ ये प्रत्यय है, लेकिन जब ये सुंदर शब्द के बाद जुड़ जाता है, क्योंकि सुंदर एक विशेषण है, और जो भी प्रत्यय विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा के बाद जुड़ता है तो तब उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। उससे पहले नहीं कहा जाता है, उससे पहले सिर्फ वो एक प्रत्यय है। और अगर ये यही ई शब्द किसी क्रिया या धातु के बाद जुड़ा होता, तब इस ई शब्द ने क्या कहलाना था, कृत प्रत्यय कहलाना था। तो ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे प्रत्यय मैंने लिखे हैं वो केवल तद्धित प्रत्यय है, नहीं दोस्तों, ये आपके कृत प्रत्यय भी हो सकते हैं, बशर्ते अगर वो क्रिया और धातु के बाद जुड़े हों। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय की पहचान कब होती है, जब वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद या क्रिया और क्रिया के मूल रूप यानी धातु के बाद जुड़े होते हैं, तब हम उनकी पहचान कर पाएंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय के। तो यहाँ पे शब्द है पंडित, पंडित एक संज्ञा है, ठाकुर भी एक क्या है, संज्ञा है। तो पंडित के बाद जब आयन जुड़ता है तो क्या बनता है, पंडितायन बनता है। तो पंडित एक संज्ञा है, और संज्ञा के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ता है तो उसे कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे पंडित के बाद आयन प्रत्यय जुड़ गया तो आयन यहाँ पे कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जब पंडित के बाद जुड़ता है तो जो नए शब्द का निर्माण होता है पंडितायन, वो एक तद्धितांत शब्द कहलाएगा, यानी जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है।
पंडित के अंत में क्या है, आयन प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो एक तद्धित प्रत्यय है, तो पंडितायन क्या हो जाएगा, तदितांत प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से ठाकुर धन आयन, तो ठाकुरायन हो जाएगा। दूसरा है आई, तो देखो पंडित, ठाकुर और चतुर, चतुर क्या है, विशेषण है, वह चतुर आदमी है, उसकी विशेषता क्या है कि वो चतुर है। रमेश चतुर है, तो रमेश की विशेषता क्या है कि वो एक चतुर व्यक्ति है, चतुर रमेश है। तो विशेषण के बाद भी यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है चतुर्धन आई, और ये बन रहा है चतुराई। तो विशेषण के बाद जो प्रत्यय जुड़ता है उसे भी हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही लेकर आते हैं। तो पंडित यहाँ पे संज्ञा है, ठाकुर भी संज्ञा है, चतुर यहाँ पे विशेषण हो गया, और इनके अंत में आई जुड़ गया, तो पंडित के अंत में पंडिताइन हो गया, ठाकुर के अंत में जुड़ गया तो ठाकुराई, और चतुर के अंत में जुड़ गया आई, तो चतुराई। यहाँ पे इसको आपको ध्यान नहीं देना है। तीसरा है आनी, तो सेठ और नौकर दोनों संज्ञा के उदाहरण है। तो सेठ के बाद जुड़ गया आनी, तो सेठानी बन गया, और नौकर के बाद जुड़ गया तो नौकरानी बन गया। आयत को देखो यहाँ पे, बहुत, बहुत भी क्या है, एक विशेषण है, प्रविशेषण है ये, ठीक है। पंच और अपना, अपना तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम संज्ञा और विशेषण के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहलाया जाएगा वो। तो बहुत, पंच और अपना के बाद कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, आयत, तो बहुत आयत, पंचायत और अपनायत, तो ये आयत भी क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और इस तद्धित प्रत्यय के जुड़ने के पश्चात जिस नए शब्द का निर्माण हुआ है वो कहलाएगा तद्धितांत प्रत्यय। उसी प्रकार से आर और आरा हो गया, आहट हो गया, देखो चिकना और घबरा, ठीक है, तो घबरा चिकना धन आहट, चिकनाहट घबरा धन आहट, घबराहट, तो ये क्या है, यहाँ पे विशेषण है। कर्ण वर बल के बाद इष्ट अगर जुड़ गया है तो ये कनिष्ठ वरिष्ठ बलिष्ठ बन गया। और ई देखो सुंदर यहाँ पे विशेषण है, पक्ष खेत ढोलक, इनके बाद ई जुड़ गया तो ये सुंदरी पक्षी खेती ढोलकी बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है।